मुरादाबाद के बिलारी इलाके में एक शांत सुबह थी, जब साबिर, एक मेहनती और साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, अपने बेटे सोनू के इंतजार में बेचैन हो उठा। सोनू, जो हमेशा समय का पाबंद था और परिवार के करीब था, पिछले दिन बाइक लेकर घर से निकला था। आमतौर पर वो दोस्तों से मिलने या किसी काम के लिए घर से बाहर जाता तो कुछ घंटों में लौट आता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब सोनू रात तक घर नहीं लौटा, तो साबिर का दिल घबराने लगा। उन्होंने कई बार सोनू के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन हर बार फोन बंद पाया। एक असहाय पिता के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या सोनू का एक्सीडेंट हो गया है? क्या वह किसी परेशानी में है? या फिर कुछ और? साबिर ने पहले खुद ही अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने सोनू के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। ये चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अगली सुबह साबिर ने फैसला किया कि अब पुलिस से संपर्क करना ही सही होगा। साबिर ने मुरादाबाद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी चिंता व्यक्त की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी ली, जैसे कि सोनू की उम्र, हुलिया, पहनावे की जानकारी और वो किस बाइक पर निकला था। उन्होंने पूछा कि क्या सोनू का किसी से झगड़ा हुआ था या कोई ऐसा कारण हो सकता था जिससे वो घर छोड़कर चला गया हो। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और सोनू की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने सोनू के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद होने के कारण उसकी आखिरी लोकेशन पता नहीं चल सकी। इसके बाद पुलिस ने उन इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू किया जहां से सोनू बाइक लेकर निकला था, लेकिन फुटेज में भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सोनू की गुमशुदगी ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे इलाके में बेचैनी पैदा कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो सोनू अचानक गायब हो गया। साबिर और उनका परिवार हर छोटी से छोटी सूचना पर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मामला किस दिशा में जाएगा और आने वाले दिनों में उनके जीवन में क्या भूचाल आने वाला है। रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र की एक सुबह अन्य दिनों की तरह ही थी, लेकिन जल्द ही ये दिन एक खौफनाक घटना के कारण यादगार बन गया। खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने सुबह सुबह खेत में कुछ ऐसा देखा जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गन्ने के बीचों बीच एक लावारिस और विचित्र स्थिति में पड़ा था, एक बिना सिर का शव। यह दृश्य इतना भयानक था कि मजदूर डर से पीछे हट गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। खेत के मालिक और आसपास के ग्रामीण भी वहां जमा हो गए। शव को देखकर स्पष्ट था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और बर्बर हत्या थी। शव के हाथ पैर सही सलामत थे, लेकिन सिर पूरी तरह गायब था। पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू की। खबर तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। सैफनी के लोग, जो आमतौर पर शांत और सुरक्षित महसूस करते थे, इस घटना से हिल गए। वहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना। जब मुरादाबाद पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने शव की विशेषताओं के बारे में रामपुर पुलिस से जानकारी साझा की। सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी और उसके लापता होने का समय इस घटना के साथ मेल खाता था। सोनू के पिता साबिर और उसके परिवार को शव की पहचान के लिए बुलाया गया। साबिर और उनका परिवार भारी मन से रामपुर के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर वे प्रार्थना कर रहे थे कि शव सोनू का न हो, लेकिन जब वे घटनास्थल पर पहुंचे और शव पर नजर पड़ी, तो उनकी दुनिया बिखर गई। भले ही शव का सिर गायब था, लेकिन कपड़ों और शारीरिक बनावट से साबिर और उनके परिवार ने पुष्टि की कि यह सोनू का ही शरीर था। ये पल उनके लिए शब्दों से परे दर्दनाक था। शव की हालत को देखकर यह साफ था कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। पुलिस का मानना था कि हत्यारे ने पहचान छुपाने के लिए सिर को अलग कर दिया होगा।
पुलिस ने खेत के आसपास तलाशी शुरू की, लेकिन सिर का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जहां सोनू के परिवार के लिए यह घटना जीवन भर का घाव बन गई, वहीं पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई कि वे न केवल हत्यारों को पकड़े, बल्कि हत्या के पीछे की सच्चाई का भी पता लगाएं। जैसे ही सोनू की हत्या का मामला गहराने लगा, पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच शुरू की। सोनू की अंतिम कॉल ने पुलिस को एक नए दिशा निर्देश पर ले जाया। कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार सोनू की आखिरी बातचीत महनाज नाम की एक लड़की से हुई थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महनाज को ट्रेस किया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस स्टेशन में महनाज से पूछताछ की गई, लेकिन उसने साफ तौर पर कहा कि वो सोनू को जानती तक नहीं। उसने किसी भी तरह की बातचीत या संपर्क से इनकार किया। महनाज का यह रवैया पुलिस को असामान्य लगा, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी मौजूदगी साफ थी। इस वजह से पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ करने का निर्णय लिया। हिरासत में लाने के बाद पुलिस ने महनाज पर दबाव बनाया और सवालों की बौछार शुरू की। शुरू में उसने अपने बयान पर अडिग रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। आखिरकार कड़ी पूछताछ के आगे टूटते हुए महनाज ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उसने कबूल किया कि सोनू की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और उसमें उसका भी हाथ था। एक दिन सोनू ने महनाज से बात करने का बहाना बनाया और धीरे धीरे उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। महनाज को महसूस हुआ कि सोनू सामान्य से अधिक उसकी जिंदगी में दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसी दौरान सोनू ने चोरी छुपे महनाज की तस्वीरें खींच ली। कुछ दिनों बाद सोनू ने महनाज को फोन किया और धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें सबके सामने लीक कर दूंगा। महनाज स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ और अब वो क्या करे। सोनू के बार बार के कॉल्स और धमकियों ने महनाज की नींद हराम कर दी। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सोनू का व्यवहार और ज्यादा आक्रामक हो गया। मजबूर होकर महनाज ने अपनी ये परेशानी अपने भाई सद्दाम के साथ साझा की। सद्दाम को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उसे भरोसा दिलाया कि वो इस समस्या का हल निकालेगा। सद्दाम ने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर सोनू को सबक सिखाने का फैसला किया। 9 सितंबर को महनाज ने सोनू को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। सोनू ने यह सोचकर खुशी खुशी मिलने के लिए हामी भर दी कि महनाज उसकी बात मान गई है। वो इस बात से अनजान था कि उसे एक खतरनाक जाल में फंसाया जा रहा है। जब सोनू सैफनी रोड पर पहुंचा तो महनाज ने उसे ये कहते हुए गन्ने के खेत में ले जाने का प्रस्ताव दिया कि वहां उन्हें बातचीत करने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। सोनू, जो कभी भी शक नहीं करता था, खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। गन्ने के खेत में पहुंचने के बाद महनाज ने उसे कुछ समय तक बातें की, जबकि सद्दाम और उसका दूसरा दोस्त पीछे से चुपचाप आ गए। एक पल में सब कुछ बदल गया। अचानक सद्दाम और उसके दोस्त ने सोनू पर हमला कर दिया। वो उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटने लगे। सोनू का शोर सुनकर कुछ समय के लिए वो असमंजस में पड़ गया, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो गया। इस प्लान में सद्दाम ने अपने एक दोस्त रिजवान को भी शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक 9 सितंबर की शाम को महनाज ने सोनू को मिलने के लिए बैरुआ पुल पर बुलाया। तय वक्त पर सोनू पहुंच गया और महनाज उसे बातचीत करने के लिए कच्चे रास्ते से गन्ने के खेतों में ले आई। यहां सद्दाम और रिजवान पहले से छिपे बैठे थे। तीनों ने सोनू को दबोच लिया और खेत में गिराकर उसके पैर रस्सी से बांध दिए। अब महनाज ने सोनू के पैर पकड़े और रिजवान ने उसके हाथ। सद्दाम ने छुरी निकाली और सोनू का गला काट दिया। वो तब तक छुरी चलाता रहा जब तक सोनू का सिर कटकर अलग नहीं हो गया।
सोनू का सिर काटते वक्त सद्दाम ने कहा कि तेरी वजह से हम दोनों बहन भाई परेशान थे, अब हमें सुकून मिलेगा। सोनू की सांसें उखड़ने लगी और वो कुछ पल के लिए दुनिया से अलविदा हो गया। इसके बाद उन दोनों ने सोनू के शरीर को छोड़ दिया और उसकी सारी चीजें, जैसे कपड़े और चप्पल, निकालकर एक थैली में डाल दी। सिर को भी उसी थैली में डालकर वो उसे पास के ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले गए। ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचकर उन्होंने सोनू के शरीर के अवशेषों को जला दिया। पेट्रोल से सब कुछ आग के हवाले कर दिया ताकि कोई सबूत न बच सके। इसके बाद दोनों अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। सद्दाम और उसके दोस्त ने ये सब इतने कलेजे से किया कि उन्हें यह भी नहीं लगा कि उन्होंने एक बेगुनाह की जिंदगी ले ली। उनका खूनसर दिल इस कदर क्रूर था कि उन्हें किसी प्रकार की पछतावा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से सैफनी कस्बे में सोनू के दोस्तों और परिवार वालों के बीच गहरी चिंता और दुख का माहौल बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि नफरत और स्वार्थ से भरे कदम न केवल दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि अपराधी भी अंततः अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में हमेशा न्याय, दया और मानवता को प्राथमिकता देनी चाहिए। गलत रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है।